हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। पिछली क्लास में हम लोगों ने आपकी बायोलॉजी क्लासिफिकेशन के अंतर्गत मोनेरा जगत को पढ़ा था। 5 जगत प्रणाली अपने देखे थे ना, आर.एच. व्हिटेकर। उसके अंदर कौन कौन से जगत देखे थे अपन ने? एक तो कौन सा था? मोनेरा। दूसरा कौन सा है? प्रोटिस्टा। अगला कौन सा? फंजाई। नेक्स्ट प्लांटी। और अगला कौन सा? एनिमेलिया। ये जो 5 जगत हमने देखे थे आर.एच. व्हिटेकर के अंतर्गत, किस प्रकार के इसके मापदंड थे, क्यों इनको अलग अलग किया गया, किस प्रकार से हमने जो 5 जगत प्रणाली उसको देखा था, तो ये सारे के सारे हमने देखे थे। उसके अंतर्गत हमने सबसे पहला जो जगत है किंगडम मोनेरा, उसको पढ़ लिया था। किंगडम मोनेरा में आपने देखा था, क्या लिखा था यहाँ पे? सभी कौन से? प्रोकैरियोटिक थी। कैसे? प्रोकैरियोट। और उसके साथ कौन से? एक कोशिकीय। तो प्रोकैरियोटिक जो एक कोशिकीय, वो सब हमने किस में रखे थे? मोनेरा के अंतर्गत रखे थे। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे? 5 जगत प्रणाली के अंतर्गत देखो, मोनेरा के अंदर 6 जो किंगडम हमने देखा था, उस 6 किंगडम के अंतर्गत हमने क्या देखा? एक तो मोनेरा को किसमें मार दिया? आर्कीबैक्टीरिया। और दूसरा कौन सा था? यू बैक्टीरिया। तो एक तो किसमें कर दिया इन्होंने? आर्कीबैक्टीरिया। जैसे हमने यहां पे देखा था, ये आर्कीबैक्टीरिया है और यहां पे कौन सा हो गया आपके? यू बैक्टीरिया। ठीक है, उसके बाद यहां पर कौन सा आएगा? प्रोटिस्टा। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कि यहां पर कौन सा? प्लांटी है। उसके बाद फंजाई है और उसके बाद कौन सा? एनिमेलिया। यानी यहां की अपन बात करें तो ये तो एक तो कौन सा हो गया? आर्कीबैक्टीरिया। ठीक है, ये कौन सा है? यू बैक्टीरिया। इसके बाद यहां पे प्रोटिस्टा। ठीक है, यहां पे कौन सा है? प्लांटी। ये फंजाई। और ये कौन सा आपका? एनिमेलिया। तो ये हमने जो 6 जगत की बात करें तो उसके अंतर्गत इस मोनेरा को हमने 2 भागों में बांट दिया था, आर्कीबैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया। तो ये चीजें हमने पढ़ ली थी। अब हम लोग क्या कहेंगे भाई? प्रोटिस्टा में रखेंगे। जो त्रिजगत प्रणाली अपन ने देखी थी, उसके अंदर कौन सा नया नया जगत कौन सा आया था? प्रोटिस्टा आया था। और उसके अंतर्गत हमने कहा जो एनिमल और प्लांट नहीं है उनको सबको किसमें डाल दिया? प्रोटिस्टा में। ठीक है, तो यहां पर हमने क्या देखा? ये जो प्रोटिस्टा जो है, प्रोटिस्टा के से ही हमने क्या कहा? आगे जाकर क्या? प्लांटी, फंजाई, एनिमिले, ये सारे के सारे जो इवॉल्व किस प्रकार से है, कैसे हैं, उन सबको हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहां पर क्या देखा आपने कि भाई प्रोटिस्टा के बारे में, प्रोटिस्टा क्या है? तो सभी के सभी जो यूकैरियोटिक जीव है, सभी के सभी कैसे? यूकैरियोट। देखो, इसके बाद प्लांटी भी यूकैरियोट में आएगा, फंजाई भी यूकैरियोट्स में आएगा, और एनिमल जो एनिमिलिया है वो भी किस में आएगा? यूकैरियोट में आएगा। तो सभी के सभी ये पूरा का पूरा यूकैरियोटिक की बात कर रहे हैं। अब इनमें डिफरेंसेस कहां पे है कि भाई ये तो क्या होगा? यूकैरियोट होगा, यूनिसेलुलर होगा, यानी कैसा होगा? एक कोशिकीय होगा। कैसा होगा? एक कोशिकीय। क्या? यूकैरियोटिक और एक कोशिकीय कौन सा होगा? प्रोटिस्टा। अब प्लांटी की बात करें, ये सारे के सारे यूकैरियोटिक और कैसे होंगे? बहुकोशिकीय। ठीक है, तो ये सारा का सारा जो है हमने जो मोनेरा जगत के हमने जो आर.एच. व्हिटेकर का जो 5 किंगडम पद्धति है उसके अंदर भी उसको देखा था। आज हम लोग डिटेल से पढ़ने वाले कौन सा? प्रोटिस्टा। तो शुरुआत करते हैं हम लोग किससे? प्रोटिस्टा से। ठीक है, ये आरेख दिमाग में रखिएगा। आर्कीबैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, फिर हो गया क्या? प्रोटिस्टा। और यहां पर प्लांटी, फंजाई और एनिमेलिया। बात करें हम लोग प्रोटिस्टा की, तो सबसे पहली चीज तो आपको सबको आनी चाहिए कि भाई प्रोटिस्टा जो है वो एक कोशिकीय है, यूनिसेलुलर है और यूकैरियोट्स है। यानी सभी के सभी जो यूकैरियोट्स, ऐसे यूकैरियोट्स जैसे कोई प्लांट में था, ठीक है, यूकैरियोट है, एनिमल में था, यूकैरियोट्स है, उन सब के अंदर वो सारे के सारे कैसे होते हैं? बहुकोशिकीय। लेकिन उनमें से जो भी किसमें आया? एक कोशिकीय में आया। और जो भी एक कोशिकीय है उन सबको कहां डाल दिया? प्रोटिस्टा में। यानी प्रोटिस्टा एक डस्टबिन की भांति मान सकते हैं अपन कि जो भी हमने कहा प्लांट के अंदर है या एनिमल के अंदर है या मैंने कहा फंजाई के अंदर है, और इन सब के अंदर जो भी यूनिसेलुलर है, एक कोशिकीय है, उन सबको कहां रख दें? प्रोटिस्टा में रखते हैं। ठीक है, तो प्रोटिस्टा का सबसे पहली बात ही हम लोग करें कि भी जो प्रोटिस्टा है, प्रोटिस्टा उनके अंदर एक कोशिकीय
कैसे, एक कोशिकीय, और साथ ही साथ कैसे, यूकैरियोट। तो एक कोशिकीय यूकैरियोट है, उन सबको हमने कहां रखा है, प्रोटिस्टा में रखा। ठीक है, यानी हमने कह दिया चाहे वो पादप है, चाहे वो जंतु है, चाहे वो कवक है, ये तो होते हैं कि इसमें तो क्या है, बहुकोशिकीय, लेकिन इनमें से यदि कोई एक कोशिकीय होता है उनको हम लोग किसमें डाल देंगे, प्रोटिस्टा में डाल देंगे। यानी आपके पास जो है एक डस्टबिन की भांति प्रोटिस्टा है, ताकि उसमें जो भी है, यानी जो भी यूकैरियोट एक कोशिकीय उन सबको वहां पे डाल देते हैं। अब क्या है इसमें, किस प्रकार से यूकैरियोट्स हैं, तो हमने सेल के अंदर पढ़ा है यूकैरियोट का मतलब यू यानी सत्य, वास्तविक, और कैरियन का मतलब क्या होता है, कैरियन का मतलब क्या होता है, केंद्रक, न्यूक्लियस, जिसमें वास्तविक केंद्रक पाया जाता है। वास्तविक केंद्रक कौन सा होता है, जिस केंद्रक के ऊपर क्या बनी होती है, झिल्ली बनी होती है, केंद्रक झिल्ली होती है। ठीक है ना, तो यहां पर एक झिल्ली द्वारा आवृत जो केंद्रक है वो वास्तविक केंद्रक कहलाता है। प्रो यानी प्राचीनतम प्रकार का केंद्रक, तो प्राचीनतम प्रकार का केंद्रक अलग है, प्रोकैरियोटिक आ गया, और यूकैरियोटिक मतलब वास्तविक केंद्रक। तो इन सब, इनके अंदर क्या होगा, जो भी झिल्ली युक्त कोशिकांग है, कैसे, झिल्ली युक्त कोशिकांग, झिल्ली युक्त कोशिकांग पाए जाएंगे, किससे पाए जाएंगे, प्रोटिस्टा में। क्यों, सिंपल सी बात है, यूकैरियोट्स है, और यूकैरियोट्स हमने पढ़ा है क्या होते हैं, वास्तविक केंद्रक। वास्तविक केंद्रक के साथ जो भी झिल्ली आवृत कोशिकांग है वो पाए जाएंगे। ठीक है, तो ये यहां पे कौन से हो गए, प्रोटिस्टा की। अधिकांशतः ये कैसे होते हैं, एक्वेटिक यानी जलीय, हम लोग बात करें जलीय होते हैं। इसके अलावा हम लोग इसके अंदर कौन कौन से जो है समूह को पढ़ते हैं, हमने देखा कि इसके अंदर एक तो सबसे पहली बात करें हम लोग, क्राइसोफाइट आते हैं। क्या आते हैं, क्राइसोफाइट। हाँ, इसके अंदर जनन पूछा जाए आपसे कि भाई इसमें किस प्रकार का जनन होता है, तो दो प्रकार का जनन होता है। एक तो कौन सा, अलैंगिक जनन, और दूसरा कौन सा, लैंगिक जनन। हालांकि इतना डिटेल में आपके एनसीईआरटी के अंदर नहीं है, फिर मैं बता देता हूं। इनके अंदर जो अलैंगिक जनन होता है वो भी दो प्रकार से होता है। एक तो बाइनरी फिजन यानी द्विविखंडन की बात करें, और दूसरा स्पोर फॉर्मेशन यानी कौन सा, बीजाणु निर्माण। ठीक है, ये तो कौन सा हो गया आपका, अलैंगिक जनन का प्रकार हो गया, किसमें, प्रोटिस्टा में। अब देखो इसके अलावा हम लोग बात करें इनमें लैंगिक जनन, लैंगिक जनन की बात करें तो इनके अंदर जो लैंगिक जनन होता है ना, मेल और फीमेल गैमेट, उनका फ्यूजन होता है, और इसके हम लोग क्या कहते हैं, सिनगैमी कहते हैं। क्या कहते हैं, सिनगैमी कहते हैं। और ये जो सिनगैमी होती है ना, वो तीन प्रकार से होती है। कौन सी, एक तो होते हैं समयुग्मकी, एक होता है असमयुग्मकी, और तीसरा कौन सा होता है, अंडयुग्मकी। ठीक है, तो यहां पर क्या हुआ कि भाई समयुग्मकी में मॉर्फोलॉजिकल रूप से मेल और फीमेल गैमेट, नर और मादा युग्मक कैसे होते हैं, एक समान होते हैं। किसमें, समयुग्मकी में। असमयुग्मकी में क्या है, कोई छोटा बड़ा हो सकता है, असमान होते हैं, अलग अलग मॉर्फोलॉजिकल रूप से छोटे बड़े हो सकते हैं, वो किसमें आ जाएगा, असमयुग्मकी। और अंडयुग्मकी में क्या होता है, जो नर युग्मक है वो तो कैसा होता है, छोटा होता है। नर युग्मक कैसा होता है, छोटा होता है और गतिशील होता है, मोटाइल, यानी हमने कह दिया गतिशील होता है। जबकि मादा युग्मक जो होता है, मादा युग्मक कैसे होती है, बड़ी होती है। ठीक है, तो मादा युग्मक कैसा होगा, बड़ा होगा और अगतिशील होगा। कैसे होगा, अगतिशील। तो ये हमने क्या देखा अभी, लैंगिक और अलैंगिक जनन किस प्रकार से होता है। ये दो भागों में जो विखंडन हो जाना, द्विविखंडन है, बीजाणु यानी जो स्पोर फॉर्मेशन होगा। इसके अलावा लैंगिक जनन जो है, मेल और फीमेल गैमेट फ्यूजन होगा, मेल फीमेल गैमेट यानी नर और मादा युग्मक का फ्यूजन होगा, तो क्या बनेगी, सिनगैमी कहलाएगी कंडीशन। और इसके अंतर्गत तीन प्रकार की होती है। एक तो कौन सी, आइसोगैमस यानी समयुग्मकी, दूसरी कौन सी, एनआइसोगैमस यानी असमयुग्मकी, और तीसरी कौन सी है, ऊगैमस यानी अंडयुग्मकी। ठीक है, आइसोगैमस में क्या है आपका, दोनों मेल और फीमेल जो गैमेट होते हैं वो क्या होते हैं, मॉर्फोलॉजिकल रूप से एक समान दिखाई देते हैं। जबकि असमयुग्मकी में क्या होते हैं, छोटे बड़े दिखाई देते हैं। ठीक है, और अंडयुग्मकी में क्या होता है, नर युग्मक तो फिक्स है, कैसा होगा, छोटा होगा और मोटाइल यानी गतिशील होगा, और मादा युग्मक कैसा होगा, बड़ा और अगतिशील होगा। ठीक है, तो ये हमने किसमें देखा, प्रोटिस्टा के अंदर किस प्रकार से जनन होता है। इसके अलावा लाइफ साइकिल भी होती है इनकी, जो जाइगोटिक मियोसिस के बेस पर और गैमेटिक मियोसिस के बेस पर।
जो जाइगोटिक मियोसिस के बेस पर और गैमेटिक मियोसिस के बेस पर जो लाइफ साइकिल होती है, यानी हैप्लॉन्टिक होते हैं और डिप्लॉन्टिक होते हैं, दोनों प्रकार। तो ये है जो प्रोटिस्टा के कुछ सामान्य लक्षण की हम लोग बात करें। इसके अलावा हमने कहा इनके अंदर कोशिका भित्ति कुछ में उपस्थित होती है, कुछ में अनुपस्थित होती है। ये स्वपोषी भी होते हैं, परपोषी भी होते हैं, यानी विषमपोषी की बात हम लोग करें, ठीक है। अब प्रोटिस्टा के अंदर किस किस को रखा गया है उसको हम लोग देखते हैं। तो प्रोटिस्टा के अंदर जो समूह आने वाले हैं वो एक तो कौन सा आपका क्राइसोफाइट, कौन सा है क्राइसोफाइट, और दूसरा आपका कौन सा है डायनोफ्लैजिलेट, डायनोफ्लैजिलेट, हिंदी में इसे कहेंगे आपका द्विकशाभिक, ठीक है, डायनोफ्लैजिलेट, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या बात करेंगे, इसके अलावा जो है थर्ड नंबर पे क्या आएगा, इसमें यूग्लिनॉइड होगा। क्या आएगा, यूग्लिनॉइड, यूग्लिनॉइड्स आ गया। इसके अलावा स्लाइम मोल्ड्स आएंगे, यानी हिंदी में उन्हें कहते हैं औपंक कवक। इसके अलावा लास्ट आएंगे प्रोटोजोअन, ठीक है। ये पुरातन संबंधी होते हैं। ये हो गया आपका क्राइसोफाइट, ठीक है। तो यहां पर अपने क्या देखा कि भाई ये जो है हमने कह दिया प्रोटिस्टा के अंतर्गत हमने 5 समूह देखे, ठीक है। ये जो है प्रोटोजोन्स की बात करेंगे, ये अपन अलग से पढ़ेंगे इसको, और जो जंतु जगत की जो शुरुआत होती है वो यहाँ पे प्रोटोजोन के तहत ही होती है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले एक एक को देखना है। सबसे पहले हम लोग बात करें क्राइसोफाइट की। क्या होते हैं क्राइसोफाइट, किस प्रकार के होते हैं। अब देखो हमने कह दिया भाई ये जो होते हैं एक्वेटिक वाले होते हैं, यानी जलीय होते हैं। अब इनके अंदर कौन कौन से आते हैं, एक तो आते हैं आपके कौन से डेस्मिड आते हैं और डायटम्स आते हैं, डायटम्स आते हैं और डेस्मिड आते हैं। कौन से होते हैं, एक तो डेस्मिड आते हैं जिन्हें हम लोग क्या कह सकते हैं गोल्डन एल्गी, सुनहरी शैवाल की बात करें हम लोग। डाई एटम्स, देखो डाई एटम्स यानी डाई का मतलब 2 एटम्स, यानी 2 भागों में विभक्त होगी। अब 2 भागों में विभक्त क्या होगा, कोशिका भित्ति, क्या होगी इसमें कोशिका भित्ति। अब इनकी जो कोशिका भित्ति जो है ना वो किस प्रकार से होती है, संदूक के समान। संदूक देखी होगी या आपने साबूदानी देखी होगी, तो संदूक के समान होती है, यानी इसके ऊपर एक ओवरलैप की अति आच्छादित जो हमने कह दिया ओवरलैपिंग होती है। यानी इसको इस प्रकार से मैंने कह दिया यदि खोला जाए, यानी ये मैंने कह दिया इस प्रकार से है, इस प्रकार से इसके ऊपर जो है कोशिका भित्ति होगी, इसको मैंने कह दिया इस प्रकार से इसके ऊपर ओवरलैप होती है, ठीक है। यानी संदूक को अपन खोलते हैं ना, किस जैसे इस प्रकार से संदूक को खोला और वापस इसको बंद करते हैं, तो कोशिका भित्ति भी इसकी उसी प्रकार से होगी, ठीक है। और कोशिका भित्ति बनी किसकी होगी, सेलुलोज की। किसकी बनी होगी, सेलुलोज। हाँ, उसके साथ साथ और किसकी बनी होती है, उसकी कोशिका भित्ति में सेलुलोज के साथ साथ किसका निक्षेपण होता है, सिलिका। किसका निक्षेपण होता है, सिलिका का निक्षेपण होता है। अब ये जो सिलिका का निक्षेपण है ये आसानी से नष्ट नहीं होता है, सीधी सी बात है। अब जब ये सिलिका का निक्षेपण होता है और ये जो डायटम्स जो होते हैं, जब इनकी मृत्यु होती है, मृत अवशेष जो होते हैं, तो यहां पे जो मृत अवशेष वहीं पर हो जाते हैं और नष्ट नहीं होते हैं। जब इनकी कोशिका भित्ति नष्ट नहीं होती है, मृत अवशेष वहीं रहते हैं, तो कई सालों बाद, हजारों करोड़ों वर्षों बाद वहां पर ऐसी भूमि का निर्माण हो जाता है, यानी इस भूमि को क्या कहते हैं हम लोग, डायएटमी भूमि कहते हैं। कौन सी भूमि कहते हैं, डायएटमी भूमि कहते हैं, ठीक है। अब ये जो डायएटमी भूमि है ना, उसमें क्या होता है, सीधी सी बात है कि उसके अंदर सिलिका है। जो भी उसकी वहां की जो मिट्टी की हम लोग बात करें तो वहां पे क्या होती है, सिलिका होती है। अब इस डायएटमी भूमि का जो निर्माण हम लोग देख रहे हैं कि भाई किस प्रकार से हो रहा है, यानी डायएटम्स की मृत्यु होगी।
जो मृत अवशेष है वो वहीं पर पड़े रहेंगे एक जगह पे, और जहां पर जो डायटम्स है यानी हजारों करोड़ वर्षों की, हम लोग लाखों वर्षों की बात करें, उसके बाद जो डायटम्स के मृत अवशेष जो वहां पड़े रहेंगे, तो उस भूमि का जो निर्माण होगा वो कौन सा होगा? डायटमी अर्थ का निर्माण होगा। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट चीज है। डायटमी जो है अर्थ क्या होती है, किस प्रकार से होती है, तो ये कौन सी होगी आपका? डायटमी अर्थ यानी डायटमी भूमि का निर्माण करते हैं। ठीक है, अब हमने क्या देखा, ये जो डायटमी भूमि है इसकी जो मिट्टी है उसको कहां कहां काम में लेते हैं? आपने देखा होगा पॉलिश करने के लिए जो पेपर आते हैं, अब देखिए रेत जो होती है, जैसे जो कण होते हैं बड़े बड़े खुरदरे से लगते हैं, उसी प्रकार से पॉलिश करने के लिए एक पेपर आता है रेगमाल वाला। ठीक है, उसी की भांति इसको भी काम में लिया जाता है और इसको जो है पॉलिश करने में काम में लिया जाता है। ठीक है, पॉलिश करने के बाद हमने क्या देखा कि पॉलिश करने के साथ साथ इनको तेलों के निशीनन, एक तो कहां पर काम में लिया जाता है? पॉलिश करने। ठीक है, और दूसरा कौन सा? तेलों के निस्यंदन में। ठीक है, तो तेलों के निस्यंदन पॉलिश करने में इसको काम में लिया जाता है। ये कौन सी होगी? डायटमी जो भूमि होती है। इसके अलावा डायटम्स जो है हमने कहा फ्लोट करते हैं, सतह पर तैरते हैं, तो प्लैंकटन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ये प्लैंकटन कहलाते हैं। ठीक है, यदि मैंने कह दिया पादप की बात करें फाइटोप्लैंक्टन, एनिमल की बात करें जू प्लैंक्टन, तो फाइटोप्लैंक्टन जू प्लैंक्टन वो किस में आते हैं? डायनोफ्लैजिलेट में आते हैं, डायटम्स में आते हैं। ठीक है, तो ये जो डायटम्स जो होते हैं वो प्लैंक्टन के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा इनमें जो भूमि का निर्माण करते हैं वो कौन सी होती है? डायटमी भूमि होती है। इसके अलावा इसका जो है पॉलिश करने में और तेलों के निस्यंदन में काम आता है। ठीक है, अब उसके बाद क्या होता है? इसके अलावा इनकी बात हम लोग करें कि जो ये समुद्र के मुख्य उत्पादक होते हैं, समुद्र के मुख्य उत्पादक डायटम्स जो है वो कैसे होते हैं? चीफ प्रोड्यूसर होते हैं किसके? समुद्र के। ध्यान रखना ये चीज, ये इंपॉर्टेंट चीज है भैया आपको। ठीक है ना, तो यहां पर ये पहला तो इसमें याद रखना आपको डायटमी मृदा, और दूसरा क्या याद रखना है? समुद्र के मुख्य उत्पादक होते हैं। ठीक है, तो यहां पर क्या है, ये क्राइसोफाइट के अंतर्गत हमने पढ़ा है। क्या क्या पढ़ा देखो वापस फटाफट से। डायटम्स पढ़े, डेस्मिड आते हैं। डायटम्स की बात करें, इन दो कवचयुक्त जो है इसकी जो कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है, इसके सेलुलोज के साथ में किसका निक्षेपण होता है? सिलिका का। किसका निक्षेपण होता है? सिलिका। ठीक है, और जब ये मरते हैं तो मृत अवशेष जो होते हैं वो जो है कई सालों बाद एक भूमि का निर्माण करते हैं, वो कौन सी होती है? डायटमी भूमि। ठीक है, और इस डायटमी भूमि की जो मिट्टी है उसको पॉलिश करने में, तेलों के निस्यंदन में काम में लेते हैं, और ये कैसे होते हैं? समुद्र के मुख्य उत्पादक होते हैं। कौन? डायटम्स होते हैं। ठीक है, तो पहली बात तो कौन सी होगी? डायटम्स और डेस्मिड की हमने बात कर ली, किसके अंतर्गत? क्राइसोफाइट के अंतर्गत। अब अगली हम लोग बात करें किसमें? डायनोफ्लैजिलेट। हाँ, डायटम्स नाम सेम है ना, डायटम्स इस प्रकार थोड़ा थोड़ा तो कई बार निकल जाता है, कोई दिक्कत नहीं। तो अब अगली बात करें हम लोग डायनोफ्लैजिलेट, नाम से स्पष्ट, डायनो यानी द्वि, डायनो का मतलब क्या है? डाई यानी दो, द्वि, फ्लैजिलेट यानी कसाब। तो द्विकसाभिक स्थिति की हम लोग बात करें तो वो कौन से कहलाते हैं? डायनोफ्लैजिलेट कहलाते हैं। ठीक है, अब डायनोफ्लैजिलेट की बात करें, इनकी जो कोशिका भित्ति है वो किसकी बनी होगी? सेलुलोज की जो कड़ी पट्टिकाएं हैं वो इसके अंदर पाई जाती है। अब इसमें अंदर दो कसाब, नाम से स्पष्ट दो कसाब होते हैं। अब ये द्विकसाभिक यानी एक हमने बात की कि एक कसाब तो इनके अंदर इस प्रकार से होगा और एक इस प्रकार से, यानी एक तो कौन सा है? अनुप्रस्थ है, और एक कौन सा? अनुदैर्ध्य प्रकार का क्या होता है? फ्लैजिला होता है। क्या होता है? फ्लैजिला। तो दो फ्लैजिला है, इसी कारण से इसे द्विकसाभिक कहा गया है। ठीक है, तो यहां पर अपने देखें कि द्विकसाभिक की स्थिति की बात करें तो यहां पर इस प्रकार की स्थिति होती है, ये बीच में एक हल्की सी खांच जो है पाई जाती है, और यहां पर हमने कह दिया ये इसके स्ट्रक्चर है। अब इसके अंदर किस प्रकार से जो हमने कह दिया फ्लैजिला होगा, तो एक फ्लैजिला तो सीधा यहां से इस प्रकार से होता है, जबकि जो दूसरा फ्लैजिला है वो इस प्रकार से ऐसे यहां से मैंने कह दिया घुमावदार होता है। ठीक है, तो यहां पर हमने कह दिया कि भाई ये जो फ्लैजिला है इसके ठीक है, तो यहां पे पीछे से ही आ रहा है, यानी दो फ्लैजिला होते हैं। एक तो कौन सा हो गया बोलो? अनुदैर्ध्य वाला। एक कौन सा हो गया? अनुप्रस्थ वाला। तो अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य दो फ्लैजिला होते हैं। ठीक है,
अब एक फ्लैजिला क्या होता है, ये लपेट कर रखता है, क्या रखता है, ये लपेट कर रखता है। और ये जो क्या काम करते हैं कि भाई ये समुद्र के अंदर की बात हम लोग करें, इस देखो इनका कलर भी अलग अलग प्रकार के होते हैं, लाल हो सकते हैं, हरे हो सकते हैं, नीले हो सकते हैं, भूरे हो सकते हैं, अलग अलग कलर के होते हैं। और जो लाल कलर का जो डायनोफ्लैजिलेट है वो अपनी संख्या में जब विस्फोट करता है तो जो समुद्र का जो रंग है वो कैसा दिखाई देता है, लाल दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है, लाल। किसके कारण, लाल वाले डायनोफ्लैजिलेट के अंतर्गत जब विस्फोट होता है उनकी संख्या में तो लाल तरंगे दिखाई देती है। कैसी तरंगे दिखाई देती है, लाल तरंग। ठीक है, उदाहरण के तौर पर हम लोग किसके देखें, गोनियालैक्स। जो गोनियालैक्स है ना वो किसका उदाहरण है, जो लाल तरंगे उत्पन्न करने वाले उसके अंतर्गत आता है। ठीक है, तो डायनोफ्लैजिलेट की हम लोग बात करें तो इनके अंदर दो चीजें मेनली आपको याद रखनी। एक तो होता है आपका अनुप्रस्थ वाला और दूसरा कौन सा होता है, अनुदैर्ध्य वाला। यानी दो फ्लैजिला पाए जाते हैं, जिसमें दो फ्लैजिला होंगे वो कौन सा होगा, डायनोफ्लैजिलेट होगा। देखो नाम से स्पष्ट है, डाई यानी दो, फ्लैजिला यानी फ्लैजिला यानी फ्लैजिला यानी कसाबिक। ठीक है, तो द्विकसाबिक की बात करें, हिंदी में इसे द्विकसाबिक कहते हैं, तो दो कसाब होंगे यानी दो फ्लैजिला पाए जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा ये क्या करते हैं, डायनोफ्लैजिलेट के अंदर जैव प्रदीप्ति भी पाई जाती है। जैव प्रदीप्ति, जैव प्रदीप्ति समझते हो, रात के अंदर चमकना। रात के अंदर चमकने की बात हम लोग करें ना, बायोलुमिनेसेंस, बायोलुमिनेसेंस। अंधेरे के अंदर जो चमकते हैं ना, जो अंधेरे के अंदर प्राणी जो चमकते हैं वो किसको दर्शाते हैं, जैव प्रदीप्ति को दर्शाते हैं। ठीक है, तो ये भी इनका एक विशेष कैरेक्टर है, जैव प्रदीप्ति को दर्शाते हैं। इसके अलावा नॉक्टिलुका जो फायर एल्गी कहलाते हैं, जलते हुए प्रतीत होते हैं, इसलिए उन्हें क्या कहते हैं, फायर एल्गी कहते हैं। ठीक है, मेनली इसमें जो आपको जो पूछा जाएगा वो यही है कि भाई जो लाल तरंगे उत्पन्न करने वाले गोनियालैक्स वगैरह होते हैं, कितने का जो फ्लैजिला होते हैं, दो फ्लैजिला होते हैं। हाँ, इसके अलावा एक और चीज है, जिम्नोडेनियम जो है और इसके अलावा गोनियालैक्स, ये दोनों क्या होते हैं, जब अपनी जो संख्या में इनकी संख्या अधिक बढ़ोतरी होती है तो ये कुछ टॉक्सिक जो पदार्थ भी छोड़ते हैं, और इस टॉक्सिक पदार्थ के कारण जो समुद्र के अंदर, जल के अंदर जो अन्य जीव जंतु है उनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो ये कुछ टॉक्सिन भी छोड़ते हैं, कौन, गोनियालैक्स। ठीक है, तो इनके द्वारा टॉक्सिन पदार्थ भी छोड़े जाते हैं जिनके कारण दूसरे जीव जंतु क्या हो जाती है, जैसे मछली वगैरह, उनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो ये हमने किसमें देखा, डायनोफ्लैजिलेट के अंदर देखा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग इसको देखेंगे, यूग्लिनॉइड को। यूग्लिनॉइड क्या होता है, नाम से स्पष्ट, देखो यूग्लिना की बात हम लोग करें, हालांकि इसके अंदर भी फ्लैजिला तो दो ही होते हैं, आपको एक छोटा सा होता है दिखाई नहीं देता है, एक होता है बड़ा। ठीक है, पर हमने कहा कि भाई जो यूग्लिना है वो जो होते हैं ये स्वपोषी भी होते हैं और परपोषी भी होते हैं। तो आपने कहा स्वपोषी और परपोषी दोनों कैसे, एक तो कैसे होते हैं ये स्वपोषी, और इसी प्रकार से ये कभी कभार कैसे होते हैं, परपोषी। अब देखो स्वपोषी की बात करें, ऑटोट्रॉप की बात करें, जब दिन के अंदर इनको फोटोसिंथेसिस, प्रकाश मिलेगा, जब दिन के अंदर क्या मिलेगा, इसे प्रकाश मिलेगा, तो ये किसकी भांति व्यवहार करेंगे, स्वपोषी की भांति, प्लांट की तरह व्यवहार करेंगे। लेकिन हमने कह दिया जब इन्हें प्रकाश नहीं मिलेगा, प्रकाश की जब अनुपस्थिति होगी तब ये किसकी भांति व्यवहार करेंगे, जंतुओं की भांति। तो कहां पर, कहीं पर तो ये पादपों की भांति व्यवहार कर रहे हैं और कुछ जगह पर किसकी भांति व्यवहार कर रहे हैं, जंतुओं की भांति। जैसे यूग्लिना की बात करें हम लोग, जैसे आपने देखा ये यूग्लिना, ठीक है, ये इस प्रकार से एक ये छोटा सा होता है, आपको दिखाई नहीं देता है। तो यूग्लिना के अंदर हमने कहा ये जो फ्लैजिला है, अब हमने कह दिया भाई ये जो क्या होता है, इनके अंदर जो वर्णक पाए जाते हैं ना, वर्णक होते हैं उच्च पादपों के समान, क्लोरोफिल, ठीक है ना, क्लोरोफिल ए बी सी, तो ये सारे के सारे जो वर्णक होते हैं वो उच्च पादपों के समान पाए जाते हैं। तो कुछ कैरेक्टर किसके मिल रहे हैं, प्लांट्स के। लेकिन जब प्लांट्स, मैंने कह दिया जो है प्रकाश नहीं होगा तो किसकी भांति व्यवहार करेंगे, परपोषी की भांति, यानी जंतु, एनिमल की भांति। तो यूग्लिना जो है, कौन, यूग्लिना, ये पादप और जंतुओं के बीच की योजक कड़ी है। किसके बीच की, याद रखना, यूग्लिना क्या है, कनेक्टिव लिंक है, किसके बीच में, पादप व जंतु के मध्य योजक कड़ी। ठीक है, तो कुछ कैरेक्टर किसके मिल रहे हैं इसमें, पादपों के, और कुछ किसके मिल रहे हैं, जंतुओं के। तो पादप और जंतुओं के मध्य की जो योजक कड़ी है वो कौन है, यूग्लिना। ठीक है, तो यहां पर हमने क्या देखा कि भाई ये जो है
यहां तक की बात करें, ये कहलाते हैं प्रकाश संश्लेषी प्रोटिस्ट। ये कैसे कहलाते हैं? प्रकाश संश्लेषी प्रोटिस्ट कहलाते हैं। ये कहलाते हैं अपघटक वाले, ठीक है ना, अपघटक प्रोटिस्ट। और जो लास्ट है वो प्रोटोजोन्स जो है प्रोटिस्ट कहलाते हैं। तो तीन प्रकार के हम लोग देखते हैं, एक तो कौन से प्रकाश संश्लेषी प्रोटिस्ट, एक कौन से अपघटक सैप्रोफाइटिक की हम लोग बात करेंगे, और लास्ट कौन से प्रोटोजोन। तो यहां पर आज की क्लास हमने क्या पढ़ा है? प्रकाश संश्लेषी जो प्रोटिस्ट है उनको हमने पढ़ा है। एक तो कौन सा? क्राइसोफाइट, डायनोफ्लैजिलेट और यूग्लिनाइट, तीनों को हमने पढ़ लिया है। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग अपघटक और प्रोटोजोन्स को पढ़ेंगे। थैंक यू।